हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट वन में। और इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो वो भी देख लीजिएगा। बहुत काम के लेक्चर्स हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा, इसमें मैंने आपको चार टॉपिक आपके लिए रखा है: इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, वेक्टर्स और यूनिट डायमेंशन। ठीक है। थोड़े दो आसान चैप्टर हैं, दो थोड़े से आपके क्रिटिकल चैप्टर्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस अक्सर ही देखने को मिलता है। आते हैं सीधा सीधा सवालों के ऊपर। ठीक है। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और फिर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? An electron is moving under the influence of the electric field of a uniformly charged infinite plate sheet S having charge density sigma. ठीक है। At t is equal to 0, the distance of 1 meter from the S and speed 1 meter per second. तो let assume कि एक हमारे पास इस टाइप का प्लेट है, जिसका प्लेट एस नाम रखा गया, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 मीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया है, वो दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं इसको राइट साइड में कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद बोलता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द प्लेट एस प्लेट इन 1 सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड में अगर ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जाकर टकरा जाता है, तो हमें बताना है सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। क्यों टकराएगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके। और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि आउटवर्ड होती है। ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, अ प्लेट, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पर अपने फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करता है। ओके। फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना। अच्छा, ये तो हो गया फोर्स हमारा। ठीक है। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो हम लोग इसको लिख देंगे ई सिग्मा अपॉन 2 m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 सेकेंड में इससे जाके टकरा जाएगा। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। अच्छा, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट जा रहे हैं हम लोग, -1 ले लेते हैं। वेलोसिटी की बात करते हैं, तो u इज द वेलोसिटी। ठीक है। ओके। वेलोसिटी 1 दिया है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1 और माइनस हाफ। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा e सिग्मा अपॉन 2 m एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपका निगेटिव लिया गया है। फोर्स भी लेफ्ट साइड में लग रहा है ना। ठीक है। इस 1 को हम इधर ले आते हैं, या ऐसा कर दो इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हमें 1/2 ई सिग्मा अपॉन 2 m एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये 1 है ऑलरेडी, इधर आएगा तो 2 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 2, तो ये हो गया आपका 8, और नीचे से ऊपर जाएगा ये, तो m एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ई। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया है? अल्फा m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। तो कंपेयर कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 8। यहाँ 8 आंसर आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज दिस, द पोटेंशियल इज x/वोल्ट। वैल्यू ऑफ x क्या होगा? तो अगर हाफ रिंग है हमारे पास, तो हाफ रिंग कुछ इस तरीके का होगा, और इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। अब इसका जो लैम्डा गिवन है हमारे पास, वो दिया है 4 नैनो कूलम, मतलब कि 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल पूछ रहा है हमें कहां पर? द पोटेंशियल इज इतना। कहां पर? एट द सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चा? v इज इक्वल टू होता है k चार्ज q अपॉन में डिस्टेंस, ये r है ना। तो k q अपॉन r। अब k को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। ओके। q को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू पाई आर। ये चीज को आपको याद रखना होगा। लैम्डा इज इक्वल टू होता है q अपॉन में लेंथ। ओके। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। और ये लेंथ कितनी है? तो हाफ सरकमफ्रेंस पाई आर अपॉन में आर। आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। ओके।
सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा कितना है हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁻9, पाई को पाई रहने देते हैं, और आर, अच्छा आर से आर कैंसिल हो गया तो बस ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 36 पाई। अगर हम कंपेयर करें तो इसको x पाई से कंपेयर कर दो, है ना, जैसा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम and two conducting plates of area 12 centimeter square and they are 0.6 centimeter apart। ठीक है, तो भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे रखा हुआ है लेट्स से, तो इसका एरिया और इनके बीच का सेपरेशन गिवन है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, तो ये कैपेसिटेंस हो गया। अब आगे बोलता है व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक dielectric having area same 12 centimeter square and this thickness same thick is inserted between the plate। अच्छा, इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया पूरा प्रॉपर। आगे बोला कि वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट हैज टू बी मूव बाय 0.2 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये प्लेट तो यही रही है ना, इस वाली प्लेट को थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट किया गया, इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था और ये वाला जो पार्ट था 0.2 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया, ठीक है, जिससे सी डैश, अब जब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सिचुएशन क्या है, अभी जो सिचुएशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की है। देखो इतना पार्ट का एक C1 ले लो, इतना पार्ट का C2 ले लो, तो C डैश हो जाएगा हमारे पास, मतलब 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/C डैश इज इक्वल, उल्टा कर देते हैं, ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी D है, तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, है ना, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है तो K टाइम्स हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो ये D डैश मान लो कुछ इतने पार्ट का, एप्सिलॉन नॉट A, इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, तो यहां से हमें क्या मिला, C डैश की वैल्यू। अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या मिल जाएगा, एक काम करते हैं, देखो C एक्चुअली में ये जो भी आएगा इसका वो मैंने माना C डैश, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C और C डैश इक्वल है, तो क्यों ना C डैश की जगह ये वैल्यू रख दी जाए। तो अगर मैं इधर C डैश को बोलूं कि भाई C डैश इज इक्वल टू C, तो मैं लिख सकता हूं इसको D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू है 0.6, नीचे कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.2। अच्छा, यहाँ पर K भी बचा है तो K की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो 0.2 से काटेंगे 1, ये होगा 3, ये भी होगा 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/K, तो K की वैल्यू हो जाएगी 3/2 मतलब 1.5। तो ये आपका आंसर, मतलब दोनों सिचुएशन में कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, पहले सिचुएशन में जितना था दूसरे सिचुएशन में भी उतना ही रहा, जबकि हमने डाइलेक्ट्रिक रखा। क्यों उतना ही रहा, क्योंकि हमने प्लेट की डिस्टेंस को शिफ्ट किया। तो बस आपको यही करना है कि दोनों सिचुएशन का कैपेसिटेंस निकाल के उसको इक्वेट कर देना है, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कर रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कोसेंट्रिक हाफ रिंग ऑफ रेडियस R1 R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, दोनों लैम्डा पे, ठीक है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल होगा K Q1 अपॉन R1, ऐसे सोच लो छोटा वाला रिंग, प्लस K Q2 अपॉन R2 लिख सकते हैं। अब K को कॉमन कर लेते हैं विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 को लिख देते हैं लैम्डा इंटू R1 अपॉन R1 प्लस इसको लिख देते हैं क्या, लैम्डा इंटू R2, है ना, अच्छा लैम्डा दिया ही है ना, हाँ ठीक है, R2 अपॉन R2, ठीक, दोनों का लैम्डा सेम है, तो R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, ये बन गया 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, R1 नहीं होता, सॉरी पाई R1 होगा ना, लेंथ लिख रहे हैं ना, तो ये आधा सरकमफ्रेंस पाई R होता है, हाँ ठीक है, तो पाई भी बचेगा। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor filled with a medium of dielectric constant 10, okay, is connected across a battery and is charged.
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15, देन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो भाई देखो पहले कैपेसिटर की एनर्जी मान लो E1 है, तो विच इज हाफ CV², ऐसा होगा। तो हाफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 10, तो मान लो 10C ऐसा, और V का स्क्वायर ये होगा। और नेक्स्ट एनर्जी हो जाएगी हाफ 15C, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 हो गया है, V²। चेंज इन एनर्जी इज कितना, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा हाफ 15C, और ये हो जाएगा 5CV²। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो यहां से यहां साफ दिख रहा है 50% का इंक्रीमेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड, अच्छा दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, जीरो, नोडल लगा रहा हूं मैं, यहां हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। इतना छोड़ दो, अब पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये है 5 और ये है 1, पैरेलल में है तो 6, 6 का 4 के साथ हो जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, दैट इज 2.4। 2.4 का 3 के साथ ले लेंगे पैरेलल, तो 5.4, 5.4 जो आएगा आपका वो माइक्रोफैरेड सी इक्विवेलेंट आया। तो मैंने क्यू नेट जो होगा वो लिखा CV, है ना। तो C है हमारा 5.4 और V है 10, तो 54 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां से फ्लो करना चालू करता है, यहां पहुंचा। ठीक है, अब इस तरफ कितना जाएगा और ऊपर कितना जाएगा ये देखना है। तो यहां देखो तो 10 वोल्ट का डिफरेंस है 3 पर, अगेन लगा दो Q इज इक्वल टू CV। तो 10 वोल्ट का डिफरेंस 3 माइक्रोफैरेड पर, तो 30 माइक्रोकूलम जो है वो 30 माइक्रोकूलम पास कर गया, यहां बचा हुआ 24 माइक्रोकूलम ऊपर गया। तो 4 माइक्रोफैरेड में कितना गया, 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, नेक्स्ट, if the potential of inner cell is 10 volt and that of the outer cell is 5, ये inner cell का 10 वोल्ट है और outer cell का पोटेंशियल 5 वोल्ट। ओके, देन पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे कितना होगा, तो देखो सेंटर पे वही होता है जो इस सरफेस पे होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, सेल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, मतलब कि पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा, और वो वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे 10 वोल्ट है, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा अंदर 10 वोल्ट। नेक्स्ट, 4 चार्जेस 2 कूलम -2 -3 -4 5, अच्छा रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उनके कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। तो चलो पहले प्लेस कर देते हैं इसको, 2 कूलम -3 कूलम -4, लाइन से ही किया कीजिए हमेशा। ठीक है, एक सीरीज एक सर्कल में ही बनाया कीजिए जैसे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 और -4 को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, मतलब दोनों जो होंगे वो इसी डायरेक्शन में अपना नेट देंगे। सेम वे में मैं बात करूं 5 और -3 का, तो 5 इसको इधर रिपल करेगा और -3 भी अपनी तरफ खींचेगा। अब इन चारों का अगर नेट निकालेंगे तो इधर कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये साफ समझ में आ रहा है क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है। ओके, पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल में ना क्यू नेट निकाल लेते हैं, सबको ऐड कर दो, 2 -3 -4 +5 कितना हो गया, जीरो। तो जीरो कूलम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें सिर्फ चार्ज को ध्यान से देख लो, क्योंकि सेंटर पे जब निकालने की बात होगी पोटेंशियल तो सबका लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, अब बस चार्ज को देखना है। अगर टोटल चार्ज जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो, तो फील्ड आपका नॉन जीरो और पोटेंशियल जीरो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन कोसेंट्रिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 R2 बेयर चार्जेस Q1 एंड Q2। R1 छोटा है, ठीक है, देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है और ये एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस आपका R2 है। बहुत ही घटिया सा स्फीयर बनाया है मैंने, लेकिन आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये R1 है और ये R2 है। ओके, अब हमें ये डिस्टेंस R पर बताना है ना। तो इस डिस्टेंस जो कि R पर है इसके वजह से हमें बताना है पोटेंशियल। तो इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2। पहले Q1 की वजह से देखो,
तो पोटेंशियल एट आर क्या होगा, के Q1। अच्छा, इससे कितना डिस्टेंस है R, तो इस स्फीयर के बाहर है ना, बाहर होता है तो सीधा सीधा हम लोग वही डिस्टेंस ले लेते हैं जिस डिस्टेंस पे पॉइंट होता है, करेक्ट है, प्लस के Q2। अब इस वाले सरफेस से अंदर है, तो आपको पता है कि अगर किसी सेल के अंदर, किसी हॉलो स्फीयर के अंदर अगर आपका पॉइंट हो, तो हम आर की जगह उसका मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं जो कि R2 होगा। ओके, तो k कॉमन कर लेते हैं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा Q1/R और यहाँ से बचेगा Q2/R2। ठीक है, तो अगेन बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, potential difference between center and the surface of the sphere of radius r and uniform volume charge density rho within it। तो किसी सरफेस ऑफ स्फीयर ना, किसी, देखो यहाँ पे स्फीयर हॉलो और सॉलिड नहीं बोला है, तो जब भी ऐसा होगा तो हम सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करते हैं, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 3/2 KQ/R। ठीक है, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, ये सब याद रखना होगा। तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा हाफ KQ/R। ठीक है, ये मिला हमें। अब यहां देखो तो डेंसिटी के टर्म में आंसर है, तो कुछ चीजें हमें समझना होगा। यहाँ हाफ इंटू के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, तो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r। ठीक है, ध्यान दो, 4 पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल होगा, है ना, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा रो और एक आर स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 और ये 3 6 और एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, an infinite non-conducting sheet of charge has surface charge density this। ठीक है, the separation between two equipotential surface near the sheet whose potential differ by 5 volt। अच्छा, तो देखो क्या सर्फेस चार्ज डेंसिटी दिया है ना, देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, पोटेंशियल दिया है 5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की वजह से अभी मैंने बताया ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में सेपरेशन हमें निकालना है, गेस, हाँ सेपरेशन निकालना है, तो 5 इज इक्वल 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 8.5 सॉरी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू डी। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 2 10 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन 10⁻7, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू, अब 10⁻12 प्लस 1 कितना हो गया, -11 प्लस 7 तो हो गया 10⁻4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.88 इंटू 10⁻3, तो ये चला गया मिलीमीटर में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट, नहीं सॉरी ये तो सेंटीमीटर है ना, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 15 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स दिस। तो चार्ज ऑन इतना सीरीज में है तो तीनों पे चार्ज सेम होगा, पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों को आपस में ऐड करना होगा, मतलब सॉल्व करना होगा, 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम इज नथिंग बट 30, दैट इज 10 3 एंड 2, तो कितना हो गया 15/30 हो गया 1/2, तो C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड, और चार्ज इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो किस पे चार्ज चाहिए हमें, 15 पे चाहिए। ओके, वैसे हमने, अच्छा 100 वोल्ट लगा है सीरीज में ना, तो ऐसा करते हैं, हमें चार्ज चाहिए ना, ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालना है, हाँ ठीक है, 2 इंटू वी है 100, तो 200 माइक्रोकुलम ये टोटल चार्ज आएगा, जो कि तीनों में सेम जा रहा होगा क्योंकि सीरीज है। नेक्स्ट, 100 capacitors each having a capacity of 10 microfarad are connected in parallel and are charged by a potential difference 100 kilovolt। तो टोटल कितना हो गया चार्ज, Q इज इक्वल टू
100 10 रेज टू माइनस 6 टोटल सी ये हो गया, क्योंकि 100 कैपेसिटर पैरेलल में है तो सबको ऐड कर दो। और सी भी होता है ना, तो वी दिया है 100 इंटू 10 रेज टू 3। ये हो गया चार्ज। कितना हो गया? 10 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 3। 3 2 5 1 6, 6 से माइनस 6 कट गया तो 100 कुलम का चार्ज आया। आगे बोल रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू 100 इंटू 10 रेज टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 100 5 रेज टू 7 10 रेज टू 12 है ना। और अच्छा माइक्रो फैरेड था ना ये, तो 10 रेज टू माइनस 6 भी तो है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 2, नहीं 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6, तो आपका हो गया हाफ इंटू 10 रेज टू 6। कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड थी। अच्छा मैंने बस माइक्रोफैरेड लिखा है, हाँ एक ये भी बचा। तो ये हो गया हमारा आपका एक प्लस और आ गया ना, तो ये हो गया 10 2 12 और 13, तो ये हो गया आपका 7। तो ये बन गया 5 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। तो ये एनर्जी हो गई। अच्छा क्यू क्यों निकाला मैंने पता नहीं, खैर। तो एनर्जी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए कि and the cost of charging them if electrical energy cost 108 पैसा पर किलोवाट। अच्छा तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल होता है। तो 5 इंटू 10 रेज टू 6 जूल में कितना होगा किलोवाट? तो ये हो जाएगा आपका 1/3.6 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू में 5 इंटू 10 रेज टू 6, ये कट गया तो बचा 5/3.6। ये आया, इतना किलोवाट आर आएगा। ठीक है, और 1 किलोवाट आर में 108 पैसा लग रहा है, तो इतने किलोवाट आर में कितना लगेगा? तो 5 इंटू 3.6 इंटू में 108। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू, इससे इसको कट करो, कितना आएगा? 50 टाइम्स। क्या गड़बड़ किया हमने? अच्छा ये 30 आएगा, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 30 इंटू 5 150। तो दो आंसर है, एक ये एक 150। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। Two capacitors connected in parallel having the capacities C1 and C2 are given Q charge which is distributed among them। ठीक है, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर ले, पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, हमें किसका रेशियो चाहिए? चार्ज का, मतलब Q1 बाई Q2, जो कि इस रिलेशन से पता चल जाएगा C1 बाई C2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन के इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट। An electron of mass m and charge e is accelerated through from rest through a potential difference v। फाइनल स्पीड क्या होगा? तो किसी चार्ज को हमने कितना एनर्जी दिया? EV दिया, जिससे उसको कितनी एनर्जी मिली फाइनली? हाफ mv²। तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो v इज इक्वल टू, उधर भेज दो, तो 2ev अपॉन में m, ये हो गया रूट में। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है ना, आसान था ये। नेक्स्ट आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस each of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter। Dipole is placed in external field maximum torque। टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर A। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P होता है हमारा चार्ज, कितना? 10 रेज टू 6 माइनस 6, और सेपरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर होगा -2। ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 10 रेज टू 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू -6 -2 -8 -8, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो 2 इंटू 10 रेज टू -3 मैक्सिमम टॉर्क आएगा, ये हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑफ चार्ज Q1 and Q2 are arc at point A and B of right angle triangle OAB। ठीक है, the resultant electric field
एट पॉइंट ओ इज परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेनस। तो Q1 Q2 देखो दो तरीके यहाँ पे मुझे फील आ रहे हैं। तो हम जा सकते हैं वेक्टर रूल से, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इसको E1 बोल देते हैं। और ये Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E2। दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये E होगा। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो यहां से हम tan थीटा लिख सकते हैं E2 अपॉन E1, लिख सकते हैं E2 अपॉन E1। E2 क्या होगा? E2 इज नथिंग बट k Q2 अपॉन x2 स्क्वायर, और E1 क्या होगा? k Q1 अपॉन x1 स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? किस टर्म में हमें बताना था? परपेंडिकुलर है, बस यही बोला है ना कि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। तो टेन थीटा को हम लोग इस बड़े वाले ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं, x1 बाई एक्स टू कर लो। तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल, k से k कैंसिल, क्या मिला हमें? Q2 अपॉन Q1 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिला Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, ये इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो हमें मिल जाएगा x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? सी ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं के Q1 अपॉन x1 स्क्वायर आई कैप, आई कैप नहीं, नहीं एक सेकंड, माइनस जे कैप। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं माइनस के Q2 अपॉन x2 स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस आई कैप। ये एक वेक्टर मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक वेक्टर हम निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर जो भी आएगा उसके साथ क्या कर दो, आप डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, वहां से भी आपका Q1 Q2 आ जाएगा। नेक्स्ट, करें और स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विद चार्ज डेंसिटी दिस। अच्छा, वेयर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। ठीक, हमें इस पी पॉइंट पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या होगा? स्मॉल आर। तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में क्या होगा? ये इंटीग्रल जाएगा, देखो चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी कितना है? रो नॉट 3/4 माइनस आर बाई आर। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr। कहाँ से कहाँ तक? 0 से स्मॉल r तक, यहीं तक तो चाहिए। ठीक है, तो हमें मिला 1/एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट कांस्टेंट इंटू 4 पाई, कांस्टेंट बाहर कर लो। ठीक, इंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा? 3/4 आर स्क्वायर, है ना, तो ये बन जाएगा 3/4 r³ बाई 3 माइनस r³ बन गया, तो r⁴/4 r, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इधर है तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक, और आर स्क्वायर से इधर के आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा तुम्हारा e इंटू आर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो e इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर से कुछ आप लोग देख लो क्या कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, और r/4 कॉमन कर लो, r/4 कॉमन। ठीक है, आर स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया तो ये बाहर ही आ गया, इधर से आर स्क्वायर से 2 कैंसिल हुआ, एक बार आया, तो ये बचा 1 माइनस r/r। ये आंसर है आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें से? थर्ड ऑप्शन है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फील्ड ऑफ लाइन सोर्स इन द फिगर, दिस फील्ड कैन नॉट रिप्रेजेंट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो नेवर फॉर्म क्लोज लूप। याद रखिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है ना, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा तो आउटवर्ड से स्टार्ट होगा और इनवर्ट पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चार चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर। यहां कोई एक चार्ज रख दिया, इस पर फोर्स कितना या कहां लग रहा है, कहां लग रहा है ये पूछा। तो भैया देखो, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, -2q, और माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं। और ध्यान दो, तो ये वाला फोर्स -2q वाला ज्यादा है, तो नेट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, करेक्ट है, नेट। और उसी तरीके से प्लस क्यू इसको रिपल करेगा, 2q इधर रिपल करेगा, और नेट इधर ही आ जाएगा। इन दोनों का नेट यहां होगा, मतलब ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ रहे हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होंगे तो कुछ ना कुछ मास लेके जाएंगे, तो मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अगर सेंटर ऑफ द क्यूब है तो ऑब्वियस है सिमेट्रिक बॉडी से इनक्लोज है, सिमेट्रिक बॉडी से इनक्लोज है, तो हमेशा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, हाँ, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग हेनरी वाला हटा देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जूल पर कूलम की अगर मैं बात करूं तो वर्क अपॉन चार्ज, मतलब ये तो पोटेंशियल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वोल्ट पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, ऐसा तो कुछ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। फैराडे पर मीटर को चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है ना। परमिटिविटी चाहिए ना मुझे, तो कुछ ऐसा कन्वर्ट करो। अच्छा, इसमें मत रखो, इसमें रख लो, तब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इसमें रखो। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन में A। तो C का हो गया फैरेड, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो फैरेड पर मीटर, हाँ सही है, तो थर्ड आएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। देखो, अगर चार्ज रेस्ट में है ना, तो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, ध्यान रखिएगा, मोशन में ही नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इस केस में जो आपका है वो EM वेव बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, +2 and +6 two charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given -2 of charge, then the value of force. तो पहले तो +2 और +6 इन दो के बीच में आपका फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन का। तो 12 इज इक्वल टू K और 2 इंटू 6 अपॉन R स्क्वायर, ये सीन था। तो 12 से 12 कट गया, मतलब K की वैल्यू R स्क्वायर के इक्वल हो गई, एक इक्वेशन। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने इसको -2 कूलम का चार्ज दे दिया और हमने इसको कितना दे दिया, -2। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, -2 इसको भी दे दिया, तो ये बन गया 0 कूलम और ये हो गया 4 कूलम। यार 0 कूलम हो गया ये तो, +2 था, -2 चार्ज हमने, इफ ईच चार्ज इज गिवन -2, तब तो 0 ही आंसर आएगा, फिर क्या मतलब। ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्लास रॉड rubbed with silk is used to charge a gold leaf, अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप, and the leaves are observed to diverge, diverge है तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बचपन में पढ़ते थे यार, बैठ के देखते रहना। आगे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। भाई क्या आसान आसान सवाल आते हैं यार एग्जाम में। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, भाई है ना। K की वैल्यू पता है तुझे, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁶, और R दिया 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व कर लो। ऊपर हो गया 45 इंटू 10⁻³ और नीचे हो गया 8 का हो जाएगा 64, 10⁻² का हो जाएगा 10⁻⁴, और इसका हो जाएगा 2 + 2, ऐसा है ना।
तो कितना हो गया 45/64 अप्रॉक्स में ही जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 45/64 इंटू 10 यहाँ 3 और यहाँ हो गया -2, तो 10 5। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करके आप अप्रॉक्स वाला आंसर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी। तो बॉडी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि वो ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे, क्योंकि वो चार्ज को जीरो करके पोटेंशियल जीरो करना चाहेंगे, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, जो भी बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए अर्थ से जो है वो निगेटिव चार्जेस आए, ताकि जो आपका टोटल चार्ज है उसको न्यूट्रल कर सके, है ना। नेक्स्ट, टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर अननोन, द रिजल्ट फोर्स क्या होगा। देखो किसी भी दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है आर, वो हमेशा जो होगा वो दोनों फोर्स का देख लो, तो एक 10 - 6 और एक 10 + 6, ठीक है, इसके बीच में ही होगा हमेशा और हमेशा रिजल्ट किसी भी एंगल पर, तो दैट इज 4 and 16। तो वो डेटा चेक करो जो 4 और 16 के बीच में हो। 15 आपका सही आंसर है, 3 गलत है, 17 गलत है, 2 भी गलत है ना। हमेशा रिजल्टेंट 4 और 16 के बीच में, तो एक 15 ऑप्शन सही हो सकता है एट अ पर्टिकुलर एंगल। आगे बढ़ते हैं, लेट ए एंड बी दिस वेक्टर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, चलो फटाफट सॉल्व कर लो। क्या करते हैं इसके लिए, आई कैप जे कैप के कैप 2 - 3 4 4 1 2, तो ऐसे हम लोग इसका डब्बा बना लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, आई कैप के साथ क्या हो जाएगा, 3 2 जा -6 -4, फिर माइनस जे कैप के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस करो, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 4 - 16, प्लस के कैप के साथ क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 12, ये हो गया -10 आई कैप माइनस माइनस प्लस 12 जे कैप प्लस 14 के कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए तो 100 प्लस 144 प्लस 196 रूट में कितना हो गया, कितना बन गया, तो 196 और 4 200 200 और 300 340 440 440 रूट में। ठीक है, तो इसका क्या किया जाए, चलो तो 2 × 110 लिख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है आपका, है ना। आ जाओ, A and B are two non-zero vectors such that this condition and this condition, then the angle between A and B। पहला क्या दिया, A + B, तो A + B क्या होता है, A² + B² + 2AB और इस पूरे का रूट, दैट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ A² + B² - 2AB। ओके, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ क्योंकि ये भी रूट में, तो इधर हो जाएगा आपका A² + B² + 2AB, इधर हो जाएगा A²/2 + B²/2, 2 नहीं 4 स्क्वायर किया गया ना, 4 माइनस ये है 2 और ये है 4, तो हो जाएगा AB/2। ठीक है, और एक चीज ये भी बोला है कि A जो है वो 2B के इक्वल है, तो A को 2B लिख देते हैं, है ना। तो A को या पहले सॉल्व कर ले, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 3A²/4 - 3B²/4 और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा कि प्लस होगा, ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस आया, तो 1 - 1/4 1 माइनस, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 2AB माइनस और प्लस, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 5 5AB/2 इज इक्वल टू 0। ओके, ए को लिख दिया 2B, तो क्या बना 3/4 और ए को लिखा 2B, तो ये हो गया 4B² प्लस 3B²/4 प्लस 5/2, ए को लिख दिया 2B और ये 0, तो B² जो है वो आपका ये तो कैंसल आउट हो गया, क्या छोड़ दिया मैंने, A + B और A - B, टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, अरे मैंने जीरो, ये cos 0 डिग्री क्यों ले लिया, ये भी cos बचेगा, ये भी cos बचेगा,
तो यहाँ भी cos थीटा आएगा और यहाँ भी cos थीटा आएगा, तो यहाँ भी cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, हाँ अभी बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 3/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 3 15/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, हाँ उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस, तो cos इनवर्स -3/4, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अगर p + q और p - q वेक्टर में इक्वल हो तो क्या होगा। p + q और p - q, अच्छा तो p + q वेक्टर में इक्वल है p - q के, ये क्या सीन है, p से p तो कट गया, प्लस क्यू माइनस क्यू के इक्वल तब होगा जब क्यू 0 होगा, बस सीधा सा, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। नेक्स्ट कह रहा है गिवन दैट a + b + c इज इक्वल टू 0, मतलब कि तीनों ऐसे वेक्टर हैं कि इनका समीशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2। देखो जब √2 बोला ना तो ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। थोड़ा समझना है इसको, एक तो साइक्लिक कर देते हैं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए और बी आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ये 2 टाइम्स ऑफ ए है, और बी को भी ए लिख देते हैं, समझे। तो ये इसीलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना पाया, क्योंकि ये दोनों का जब x और x लेंगे तो ये √2x आएगा। तो ए और बी, अगर मैं ए को आगे बढ़ाऊं तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो एक ऑप्शन 90 सही है, चारों में ही 90 है। ठीक है, अब अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45, मतलब मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूं तो टेल टू टेल अटैच हो जाएंगे, तो ये बन गया 135। तो एक आया 90 डिग्री, एक आया 135 डिग्री। इसमें देखो तो सी को आगे बढ़ा दो, तो सी और ए के बीच देखो, हमेशा एंगल टेल टू टेल चेक करते हैं, आप हेड टू टेल चेक नहीं कर सकते। यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, नहीं, आपको आगे बढ़ाना होगा वेक्टर को, फिर चेक करो। तो जब ये वेक्टर सी ऐसे बन जाएगा तो ये होगा 135, तो डी ऑप्शन आपका सही है, 90 135 135। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 वेक्टर्स 100 80 और 60 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 0 एंगल बिटवीन f1 f2। डेटा से समझ सकते हो 60 80 और 100 जो है वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ये अगर मान लो 60 न्यूटन है, ये 80 न्यूटन है, तो ये आपका 100 न्यूटन होगा। ओके, और ये इसीलिए होगा ताकि दोनों तीनों मिल करके क्या कर सके, जीरो कर सके, है ना, सम जीरो कर सके। ठीक है, तो 60 80 और 100 इसी तरीके से जुड़ेंगे। तो कह रहा है एंगल बिटवीन f1 f2, कौन कौन है, ये f2 है और ये f1 है। ठीक है, ये 90 है। ओके, ये एंगल कितना होगा, tan थीटा से निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू 60/80, तो 3/4 मतलब कि 37 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, हाँ इसको आगे बढ़ा दो, ये आगे बढ़ गया तो ये एंगल चाहिए, तो ये हो गया 180 - 37 143, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 km/h। तो जो बस है वो नॉर्थ में जा रही है 50 km/h की स्पीड से। ठीक है भाई, अभी देन इट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री घूम गई, स्पीड सेम है अभी भी। ठीक है, इंक्रीज इन द वेलोसिटी, इंक्रीज इन द वेलोसिटी मतलब अगर ये v2 है और ये v1 है, तो हमें क्या चाहिए, v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो v2 जो है वो है 50 किधर, माइनस आई कैप, माइनस v1 किधर है 50 j कैप। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50 √2, है ना, और क्या मिलेगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो इन दोनों का माइनस आई और माइनस जे, है ना, इन दोनों का मतलब माइनस आई और माइनस जे, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ओके, साउथ वेस्ट। तो 50 √2 सॉल्व कर लो, 50 इंटू 1.4, ठीक, साउथ वेस्ट, तो 14 5 जा 70,
हाँ लगभग 70.7 साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। करा है ABC is an equilateral triangle, length of each side is A and centroid is point O, ठीक है। Find AB plus AC is equal to NAO। अच्छा, AB plus AC, तो N की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो AB को हम लोग लिख सकते हैं AO प्लस OB, और AC को हम लोग लिख सकते हैं AO प्लस OC। दोनों को ऐड किया तो मिला AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AO प्लस OB प्लस OC। OB प्लस OC, OB, अच्छा, या इस ट्राइंगल में अगर ध्यान दो तो हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू, BC से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज ये कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो अपन बोलेंगे कि OA प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से लग रहे हैं। ओके, और लैमीज थ्योरम यूज करेंगे तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनका समेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं OB प्लस OC इज इक्वल टू माइनस OA, ठीक है, जिसको हम लोग AO लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2AO, OB प्लस OC को लिख दिया AO, तो ओवरऑल ऑल आ गया 3AO, ठीक है। तो हमें NAO चाहिए था, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन 3 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर वेक्टर एंड दीज आर टू वेक्टर्स, तो A की वैल्यू बताओ। तो इनका डॉट कर दो, क्योंकि डॉट जीरो होता है। A डॉट B इज इक्वल टू 0 कर दो। डॉट कैसे करते हैं, I का I में 5 2 10, J का J में 14 और K का K में माइनस माइनस प्लस 3A, और ये हो जाएगा 0। तो 3A इज इक्वल टू होगा 24, A की वैल्यू हो जाएगी 8, B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, गिवन वेक्टर दिस द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड Y एक्सिस। तो A वेक्टर जो दिया है 2y कैप प्लस 3j कैप, और y वेक्टर का मतलब होता है j कैप। इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, डॉट कर दो। तो देखो, भले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है ए बी कॉस थीटा। तो a डॉट b क्या हो जाएगा, j का j में करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3। a का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 4 प्लस 9, है ना, तो √13। b का निकालेंगे तो 1 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/13। अब कॉस 3/13 नहीं दिया है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो गया 169 माइनस 9 परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 160 पी स्क्वायर। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर से चेक करते हैं। ये हो गया √13, तो a डॉट भी हो गया 3, और a के, अरे यार ये √13 है, तो √13 का स्क्वायर सिर्फ 13 माइनस 9 4 आ तो गया। p की वैल्यू आ गई 2, 4 का 2 हो जाएगा ये। तो tan में ले जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट, any vector in an arbitrary direction can always be replaced by 2 or 3 vectors। किसी भी वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो जब भी हम लोग एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ते हैं तो वो दोनों ही वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो वही बोल रहे हैं। कर है द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो अगर, तो वो वेक्टर लिख दो आई कैप प्लस जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये हो जाएगा √2। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान आसान होता है बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय दिस वेयर ए इज रेडियस। ओके 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 ओके, ओरिजिन हमारा 0 देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन इतना एंड बी न्यू इतना, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ए और बी का डायमेंशन बताना है। देखो एक्स में 80 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x का डायमेंशन 80 के डायमेंशन के इक्वल हो। ओके, तो a का डायमेंशन कुछ और नहीं x/t के डायमेंशन के इक्वल होगा, मतलब
एल टी माइनस वन जो होगा वो ए का डायमेंशन होगा। बी को देख लो इसी तरीके से, तो वाई का डायमेंशन टी अपॉन बी के डायमेंशन के इक्वल होगा। ओके, तो वाई का डायमेंशन हम लोग ले लेंगे एल और टी का डायमेंशन टी बी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी बाई एल टी माइनस वन या एल माइनस वन टी। तो बी का डायमेंशन एल माइनस वन टी, एल माइनस वन टी बी का डायमेंशन, एक सेकेंड फिर से कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या। ए का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किस में दिया है ए, एक्स का डायमेंशन इसका, तो एक्स बाई टी, एक्स क्या है लेंथ ही है ना। हाँ, तो एल क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ टी इज गिवन एज टी माइनस वन। अच्छा, टी का डायमेंशन टी माइनस वन गिवन है। ओके 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 ओके, तो टी का डायमेंशन मैंने क्या रख दिया था, टी माइनस वन दिया तो ये प्लस हो जाएगा, एल टी हो जाएगा, ए का डायमेंशन एल टी और ये है एल माइनस वन और टी का डायमेंशन माइनस वन। हाँ, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है इन अ स्क्रू गेज देयर इज 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर। तो अगर हम 0.5 मिलीमीटर को डिवाइड कर दें 100 से, तो हमें मिल जाएगा कितना, आपका 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर ये हमारा मिल जाएगा लीस्ट काउंट, क्योंकि एक बार रोटेट करने पर हमें 100 डिवीजन का सर्कुलर स्केल अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम कितना मूव कर जा रहे हैं, 0.5। आगे बोला है जीरो ऑफ द स्केल लाइज बिटवीन द सिक्स, ठीक है, सिक्स बिलो द क्लाउड, मतलब कि जो एरर है वो 6 डिवीजन के इक्वल है। तो पहले ही एरर निकाल लेते हैं। एरर जो आएगा हमारा वो 6 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 5 मिलीमीटर की इक्वल आएगा, दैट इज 30 मिलीमीटर। ओके, इतना का एरर है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन अ वायर प्लेस्ड बिटवीन द स्टड, 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। 4 डिवीजन विजिबल है, तो मतलब मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 4 इंटू, और एक का दिख रहा था 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर, इतना हमारा मेन स्केल डिवीजन है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 46 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कौन सा है, तो 46 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट था हमारा 5 मिलीमीटर। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 5 4 20 और 3 ये, ठीक है। अभी कितना हो गया टोटल, तो 230 और 232, 232 में से 30 माइनस कर दो तो 200, 232, 230 मिलीमीटर, 230 में ऐड करेंगे हम कितना, 2 को, तो 232 और उसमें से हम एरर माइनस कर देंगे तो 200। तो फिलहाल इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ दो, ये मिस प्रिंटेड है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नॉट अ डायमेंशनलेस, देखो परमिबिलिटी जो है वो डायमेंशनलेस है, हटा दो इसको। पावर फैक्टर कॉस फाई होता है ये तो, है ना, डायमेंशनलेस होगा, एंगल है सिर्फ, हटा दो। परमिएबिलिटी जो होगा वो आपका, इसका डायमेंशन होता है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी था तो इसका नहीं होता, बट इसका होता है। क्वालिटी फैक्टर भी जो होता है वो रेशियो होता है एनर्जी का, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट करा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज इतना फ्रॉम द मीटर स्केल और मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर, ठीक है, और कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है 1.95, जिसमें स्टॉप वॉच 0.01 रिजोल्यूशन रखता है। तो परसेंटेज एरर, तो टी का परसेंटेज एरर डेल टी बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल अपॉन एल, और रूट लगा हुआ है तो 1/2 आगे, प्लस 1/2 डेल जी बाई जी। हमें क्या निकालना है, जी का डिटर्मिनेशन करना है। तो डेल टी बाई टी की अगर बात करेंगे तो 0.01 अपॉन 1.95, ओके, माइनस हाफ, और डेल एल बाई एल की बात करेंगे तो 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ और 1 मीटर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 डेल जी बाई जी। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, तो 2 अगर यहाँ भेज दे तो 0.02 अपॉन 1.95, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 195, माइनस इधर भेज देंगे तो बस 10⁻³ तो 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू डेल जी बाई जी। अब डेल जी बाई जी यहाँ से कैलकुलेट करके 100% का मल्टीप्लाई मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। देखो दोनों का यूनिट तो होता है, डायमेंशन नहीं होता।
प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टे रेडियन होती है। ओके, लेकिन दोनों के डायमेंशन नहीं होते। तो क्या बोल रहा है, डायमेंशन बट नो यूनिट, गलत है। नो यूनिट एंड नो, नहीं, यूनिट बट नो डायमेंशन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, इतना दिया है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल वी बाई वी। तो डेल एम बाई एम कितना दिया है, मास एंड स्पीड 3% प्लस 2%, टोटल हो जाएगा आपका 5%, नहीं 2 दूनी 4 है ना ये, तो 7%। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेशर ग्रेडियंट हैज द सेम डायमेंशन, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि ml2T-2, नहीं, एक सेकंड, प्रेशर बोला है ना, तो ml-1T-2 और ग्रेडियंट होता है L, तो हो जाएगा m-2T-2, m-2T, ml-2T-2, ml-2T-2, ठीक है। ओके, तो ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर बात करेंगे तो LT-1, तो उसमें m आएगा नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो एनर्जी ही बोल रहा होगा। तो ml2T-2 अपॉन में L, ये हो जाएगा ml-T-2, नहीं, एनर्जी ग्रेडियंट की बात करो तो ये भी तो वही हो गया। फिर पोटेंशियल क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज आंसर है फिर तो, क्योंकि जिसके डायमेंशन की इक्वल होगा वही सही होगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ml-T-2, और एरिया हो जाएगा L2, तो ऊपर आ गया ml-1T-2, ठीक है। ये L से डिवाइड कर दिया तो सही है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट में m नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अब पोटेंशियल किस चीज की बात कर रहा है पता नहीं, है ना। अगर बात कर रहा है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन मास, ठीक, मतलब ml-2T-2 अपॉन मास, तो मास ही कट गया, फिर तो कोई मतलब नहीं है। एनर्जी ग्रेडियंट की बात करें तो ये हो जाएगा ml-2T-2, एल कट गया तो भी नहीं आ रहा है ना, तो नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी तो ml-2T-2 वर्क के इक्वल होगा। हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन आर दोज इन, ये मीटर, ये तो आपको याद करना है, इसको याद कीजिए और याद करके मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो रटने वाली चीज है। लेंथ कैन नॉट बी मेजर, किसमें लेंथ मेजर नहीं कर सकते, तो बेटा डीवाई में नहीं कर सकते। ओके, बाकी तो फर्मी होता है 10⁻⁻14 मीटर, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, लाइट ईयर जो होता है वो एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है, कुछ 9 × 10⁻15 मीटर, एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करती है वो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स प्रॉपर मैच, अच्छा दोनों के यूनिट मैच कर रहे हैं, तो ये गलत है। एक कैपेसिटेंस, एक इंडक्टेंस है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वेबर, अच्छा यही लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम पर मीटर नहीं, गलत है। पावर ऑफ फैराड भी गलत है, यही सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट यूनिट मेजर ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, रेडियाई है ना, तो ऑब्वियस छोटा होगा, काफी ज्यादा छोटा होगा, और न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो फर्मी के लेवल में चला जाएगा, ये काफी छोटा होता है। ठीक है, एटम की बात करता तो माइक्रोमीटर के आसपास जाता, लेकिन बहुत छोटा हो गया, नहीं सॉरी माइक्रो नहीं, एंगस्ट्रॉम के आसपास जाता, 10⁻⁻10। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो। नॉट इक्वल टू वॉट, वॉट मतलब जूल सेकंड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें नॉट इक्वल निकालना है। और बाकी आप ऐसे देख लो कि पावर इज इक्वल टू I²R होता है, तो ये भी हटा दो। और एक होता है आपका V²/R, ठीक, एक होता है आपका V × I, तो ये भी हटा दो, तो यही सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।